Okay, guys, so let's start. Let's start with the topic of application of Gauss's theorem. What are we going to do today? Today we are going to do complete those two derivations. So this is the part one of the derivation, and then again I have to rub the board and write the second one. Why have I not derived it? Because again, guys, इतना बड़ा derivation है कि solve करते करते ही आधा घंटा निकल जाता. So I thought that better रहेगा कि मैं पहले लिख लेता हूँ and then I would explain it to you. Okay, now, so let's start with those two last derivations, and then we will be starting the topic of capacitance and the all the 5 and 6 derivations. So I think another 2 days and capacitance would end up, so don't worry. Now, so the first topic which I have written is the electric field intensity. Topic बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने short पे लिख दिया है. Electric field intensity due to non-conducting, remember the word non-conducting यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर. केवल दो वर्ड्स पे ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड. कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था दैट वाज फॉर स्फेरिकल शेल के लिए, जो अंदर से खोखला होता है, राइट. कल हम लोगों ने उसके केसेस पढ़े थे, बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना. जैसे अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 3 चीजें पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटीज के लिए या लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए. वन वाज लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू क्यू बाय एल. इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. दिस इज जब कोई वायर होगा. ओके, तो कभी किसी ने पूछा कि इफ देयर इज अ वायर देन व्हाट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस विल यू एक्सपेक्ट. तो कौन सा कल बनाया था अपन ने? सिलेंड्रिकल, इसको कवर करता हुआ. ओके, सो लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू क्यू बाय एल. यदि कोई सरफेस होगा, जैसे कल स्फेरिकल चार्ज शेल में सरफेस था हमारे पास में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा. सिग्मा इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू बाय ए. बट यदि कोई सॉलिड स्फीयर होगा, 3 डायमेंशनल कोई सॉलिड स्फीयर है, सो देन इट विल बी नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज नोन एज क्यू बाय वी. वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और रो शुड बी इक्वल्स टू क्यू बाय वी. अब यदि आपके पास में एक स्फीयर है तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q बाय 4/3 पाई आर क्यूब. Now why am I telling you all this before even starting the derivation is to make sure that you guys understand this कि ये कहाँ से आया. Now let's start. So rho should be equals to q by v. But sir, why are you taking in this? Because इस बार हम एक solid sphere की बात कर रहे हैं. This sphere is a solid sphere. इसके पहले जो था वो अंदर से खोखला था. It was hollow from inside. But this is not hollow. This is all solid. And this is also non-conducting. As usual, अपन वही 3 या 4 केसेस लेंगे. पहला वाला केस, first case is going to be outside this sphere, somewhere over here. Second case, on the sphere. थर्ड केस इस बार जो इसके पहले कभी नहीं आया था वो आएगा इनसाइड द स्फीयर. बट इस बार आप सर इनसाइड द स्फीयर क्यों ले रहे हो? बिकॉज इनसाइड द स्फीयर के अंदर भी सॉलिड ही है, तो इसका मतलब है कुछ मटेरियल कम हो जाएगा और तब मुझे निकालना पड़ेगा. एंड फोर्थ केस विल बी एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड वो केस तो 0 ही होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. सो Q शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो. कैसे आया? मैंने रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. देन मैंने वॉल्यूम की जगह पर वैल्यू पुट करा किसका? स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. ये जो कैपिटल आर है ये इस पर्टिकुलर पार्ट का रेडियस है, दैट इज सो कॉल्ड. सो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. एंड देन comes the word what? Then comes the word Q should be equals to 4/3 pi r cube rho. What is this r? This r is the radius of this. अभी मैंने केस नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया, ये केस नंबर 1 के पहले का प्रीक्वेल है. आपको मालूम है ना, स्टोरीज के अंदर या मूवीज में सीक्वल आता है, उसके बाद में आजकल जो नया कॉन्सेप्ट चला है दैट इज प्रीक्वेल. व्हाई आर वी डाइवर्टिंग फ्रॉम टॉपिक? आई एम सॉरी. सो लेट्स स्टार्ट. सो रो शुड बी इक्वल्स टू क्यू बाय वी. इट शुड बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. And then simply doing the cross multiplication. So I am taking this part over here. So it will become Q should be equals to 4/3 pi r cube rho. That's all. Okay, remember this. Let's start with now case number 1.
सो दिस इज माई सॉलिड स्फीयर। अब इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सो दिस इज दैट गॉसियन सरफेस और मुझे कहाँ पर मेजर करना है? P पॉइंट पे विच इज आउटसाइड द स्फीयर। यहां से यहां तक का रेडियस मैंने ले लिया है एज स्मॉल r, while द स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r। एज यूजुअल गाइस इलेक्ट्रिकल फील्ड और ds जो एरिया है वो दोनों का दोनों एक ही लाइन के अंदर है, तो E और ds के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सर आप ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज याद करो व्हाट इज गॉसेस थ्योरम। Gauss's theorem simply states that the electrical field intensity around a closed surface will always be equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. That's so simple. Now, so phi, what is phi? Phi means flux. Flux means the lines. So total flux should be equals to, इसी को स्टेट बोर्ड के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर या और भी किसी बोर्ड्स के अंदर यदि बोलते होंगे तो उसके अंदर इसको बोलते हैं TNEI, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन ट्यूब्स। phi is equals to TNEI. So it should be equals to circuital integration of E dot ds should be equals to Q upon epsilon naught. ये कहाँ से आया? Gauss's theorem. Now E dot, so मैंने डॉट हटाना चाहिए था। So cos 0 मैंने वो वाला स्टेप मिस कर दिया है गाइस, इट्स नॉट एक्चुअली अ स्टेप इवन, क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं अभी तक तो रट जाना चाहिए। E डॉट ds का मतलब E ds cos थीटा होता है, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट। सो E ds cos थीटा मींस 0, सो cos 0 इज 1, सो E 4 pi r स्क्वायर। ये कहाँ से आया 4 pi r स्क्वायर? बिकॉज जब आप सर्कुलर इंटीग्रेशन करोगे ds का तो जितना भी एरिया निकालना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 pi r स्क्वायर, एंटायर सर्कल का एरिया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैंने यहाँ पर स्मॉल r लिया हुआ है, क्यों? बिकॉज आपको तो इस पॉइंट पे निकालना था, सो इस पॉइंट का सरफेस एरिया विल बी 4 pi r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और E को मैंने यहीं पर ही रखा, इस पूरे के पूरे को यहाँ पर लेकर के आया, सो इट विल बिकम E शुड बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 pi r स्क्वायर। दिस इज द केस फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी outside the non-conducting solid sphere. That's all. Nothing at all guys, same to same. Case number 2 पर आते हैं, on the surface of the sphere. On the surface मतलब exactly अब इस sphere, इसका मतलब small r को भूल जाओ, तो small r को भूल गए। अब की बार E should be equals to क्या हो जाएगा? Q upon same part epsilon naught 4 pi plus capital R square. So ये आ गया 4 pi capital R square. Can I put Q की जगह पर something? I can put Q की जगह पर as 4 upon 3 pi r cube rho. Now comes the only doubt, सर आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पे क्यों नहीं किया? Please understand, I am not on the surface, I am outside the surface. So outside the surface तो कोई डेंसिटी है ही नहीं ना, so why should I take the entire part of Q? तो इसी Q की वजह से तो यहाँ पर आप निकाल रहे हो, so you don't need to calculate. बट जब भी आप कभी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकालते हो तो ऑन द स्फीयर या इनसाइड द स्फीयर लोगे, बट आउटसाइड नहीं। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव टेकन Q के जगह पर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू 4 upon 3 pi r cube rho, एंड नीचे डिनोमिनेटर में पहले से ही था एप्सिलॉन नॉट 4 pi r स्क्वायर। लेट्स कट इट, तो 4 and 4 कैंसिल, pi and pi कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल, एक r बचेगा, रो, तो आपके पास में बचेगा एक r रो, नीचे का ये जो 4 upon 3 वाला 3 and then epsilon naught, and this is the word for on the surface calculation. Clear? Guys, are you sure you are getting this? Hopefully you should. It's very simple. Anyway, so this is on the sphere or on the surface. अब आते हैं बात very very important case which is inside the solid sphere. What do you mean by inside the solid sphere? Guys, please understand, surface charge density या volumetric charge density का मतलब क्या होता है? कितने charges इसके ऊपर हैं, इस sphere के ऊपर हैं। अब यदि आप थोड़ा सा अंदर चले जाओगे तो आपको नहीं लगता कि चार्जेस कुछ कम हो जाएंगे? क्यों? बिकॉज रेडियस चेंज हो गया है। पहले आप इतने बड़े के ऊपर में चार्जेस डाल रहे हो लाइक दिस,
अब आपने रेडियस छोटा कर दिया, अब आप केवल इसमें डाल रहे हो, so don't you think charges are also going to get reduced? And that's the reason why we would now take a new q dash. So let's see. Inside the solid sphere, once again, because अब की बार जो डायग्राम है, मैंने इस बार एज यूजुअल पूरे स्फीयर का तो मैंने कैपिटल आर ही लिया है, जो मैं स्टार्टिंग से ले रहा था कल से, बट जितना जो मैं अंदर गया हूं, मुझे इस पॉइंट पे पी निकालना है, सो जितना मैं अंदर गया हूं, मैंने वहां से सेंटर से यहां तक का जो रेडियस दिया है उसको स्मॉल आर ले लिया। या तो जो अपन ने पहले बाहर के लिए लिया हुआ था, अब मैंने अंदर के लिए ले लिया है, तो यहां से जहां तक भी मुझे निकालना है उसका डिस्टेंस इज स्मॉल आर। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनसाइड द स्फीयर, अब मुझे नहीं मालूम इस पे कितने चार्जेस हैं, लेट्स अज्यूम दैट इनसाइड द स्फीयर देयर आर सम चार्जेस से q डैश। फॉर्मूला क्या होगा, वही से q अपॉन v, दैट मीन्स व्हाट, q डैश शुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई, बट इस बार आप r कौन सा लोगे, स्मॉल r। क्यों लोगे स्मॉल r, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा q डैश इट शुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब रो। क्लियर। नाउ q डैश को मैंने यहीं पर ही रखा, 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब को ऐसे ही रखा। रो तो अभी आपने कुछ और बोला था ना स्टार्टिंग में, देखो रो शुड बी इक्वल्स टू q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, तो कैन आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर? ऑफ कोर्स यस आई कैन। So this will become q upon 4 upon 3 pi r cube. Let's cancel it, 4 upon 3 cancel, pi cancel, केवल क्या बचेगा, r cube q by r cube, r cube small r cube q by r cube. That's done. Let's move on to the next. So this is right now, what have you found it out? We have only found out the q dash, but लेकिन आपको तो q dash निकालना ही नहीं था, आपको तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी ना इनसाइड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का गॉसेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुटल इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds शुड बी इक्वल्स टू q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। सर व्हाई हैव यू टेकन q डैश? आई हैव टेकन q डैश बिकॉज यहाँ पर चार्जेस q है ही नहीं, q तो बाहर थे, अंदर कितने होंगे q डैश, तो मैंने q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। अब जहां जहां पर भी आपको q डैश दिखाई दे रहा है, वहां से q डैश की वैल्यू लो, इसके अंदर पेस्ट कर दो। सो E ds एज यूजुअल 4 पाई r स्क्वायर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बार मैंने r स्क्वायर क्यों लिया, बिकॉज आपका जो स्फीयर है वो छोटा हो चुका है, सो इट इज r स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल्स टू q, मैंने q डैश की जगह पर क्या वैल्यू डाली, q r क्यूब बाय r क्यूब, q r क्यूब बाय r क्यूब, ये एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है यहाँ पर, नो चेंज। नाउ E की जगह पर E, 4 पाई r स्क्वायर को यहाँ लेके आ गया हूँ, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू सेम टर्म्स, दैट इज r क्यूब बाय r क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। जस्ट मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से दिखाने के लिए q डाल दिया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, क्या ये q की जगह पर कुछ और डाल सकता हूं, 4 upon 3 pi r cube rho. So let's put 4 upon 3 pi r cube rho q की जगह पर. Now let's cut it. 4 pi 4 pi 4 pi cancel. Capital R cube cancel. तो केवल क्या बचेगा आपके पास में, r स्क्वायर से स्मॉल r क्यूब कैंसिल, केवल एक r बचेगा. So E should be equals to r rho by 3 epsilon naught. r rho by 3 epsilon naught. That's so simple. Now ये तो हो चुका आपका कहां पर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. अब किसी ने बोला नहीं नहीं मुझे तो चाहिए एग्जैक्टली एट द सेंटर, इनसाइड सेंटर पे. कॉमन सेंस है गाइस, यदि आप इनसाइड पे ले रहे हो तो रेडियस तो कुछ होगा ही नहीं, आप तो यहीं पर ही ले रहे हो ना, तो r की वैल्यू तो यहां पर 0 हो जाएगी. So if r is 0, so the E should be equals to 0. Now understand, now out of all of these derivations, what have you learned till now? Electrical field intensity, whether inside a shell, whether inside exactly the solid sphere, whether it is anywhere at all inside some solid conducting wala part, it will always be 0. Even for non-conducting,
यदि आप सेंटर पे लोगे तो वो 0 ही आएगा। अब किसी ने पूछा इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्फीयर which is non-conducting in nature is 0? No, it is not 0. Then what is the relation? E is inversely proportional to what? Sorry, E is directly proportional to R. तो यहाँ पर आप लिखोगे E directly proportional to R. Where? Inside the solid sphere. यहाँ पर देखोगे केस नंबर 2 के अंदर, यहाँ पर E directly proportional to R. यहां पर E नॉन कंडक्टिंग वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा? दैट इज E is inversely proportional to R square. So remember all these 3 cases guys, very important. इसका मतलब जब तक आप आउटसाइड में रहोगे तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा यदि रेडियस कम होता जाएगा. दैट्स सो सिंपल. बाकी सब जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. गॉट इट? सो दिस इज द पार्ट गाइस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज डू सी दिस, नॉट टुडे, लेटर. नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. नाउ टेक्निकली यू कैन नॉट हैव अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, बट लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ लॉन्ग शीट. तो चार्ज के हिसाब से वो इनफाइनाइट ही है ऑलमोस्ट. ओके, सो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग शीट. So electrical field intensity due to infinite plate sheet of charge. Now I know that's a very beautiful diagram. Okay, so there is this particular sheet of charge. I have purposely done test charges as in positive charges right over here. Okay, now I made a Gaussian sphere somewhere over here. So जो charges हैं उनमें से आपने कोई भी एक छोटा सा एक area मान लिया ds का. So which is a spherical part. Common sense, there should be one side onto this and another side over there. Now if you're talking about 2 spheres, not actually 2 spheres, but they are like kind of one sheet. ये ऐसी एक sheet है और यहाँ से मैंने ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है और मैं इतने छोटा सा एक एरिया इसका एक काउंट कर रहा हूँ, इतना सा. तो ऑफ कोर्स वही इतना सा एरिया यहाँ पर भी होगा, वही इतना सा एरिया इस तरफ में भी होगा. और इस एरिया में से जब पास करते हुए लेके जाओगे तो क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस किस शेप का बनेगा? सिलेंडर के शेप का, राइट? लाइक दिस इज अ सिलेंडर शेप. सो दिस इज दैट सिलेंडर शेप. अब इस सिलेंडर को यदि क्योंकि गॉसेस थ्योरम लगता ही क्लोज सरफेस पर है, तो यदि आपने ये सरफेस लेकर के रखा हुआ है तो कॉमन सेंस देयर वुड बी 2 एंड कैप्स. वन एंड कैप ओवर हियर एंड अनदर एंड कैप ओवर हियर. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू बी डूइंग? Let's take the first case, that is on the cylindrical part. यदि ये है आपके पास में तो इसका जो cylindrical part है, I'll be talking about the charges over here. Now if I'm talking about charges over here, now that simply means what? That means जो आपका जो ds है इस particular part के लिए वो तो ऐसे में है, मतलब ये यहाँ से जा रहा है आपका ds, right? But electrical field तो ऐसे में जा रही है क्योंकि ये जो sheet है, ध्यान रखना ये तो इमेजिनरी सरफेस है, जो सिलेंडर है, शीट है आपके पास में जो मेन है. तो शीट में से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है इट विल बी कमिंग लाइक दिस. ऑन द अदर हैंड द ds, इसका जो ds है गॉसियन सरफेस का, दैट विल बी लाइक दिस. सो दैट मींस दैट दिस इज E एंड ds. दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? देखो सिलेंडर पे 90 डिग्रीज. नाउ यदि वो 90 है तो E और ds के बीच में 90 मतलब E डॉट ds cos थीटा, आई मीन E ds cos थीटा. So cos 90 हो जाएगा, आंसर 0. That means that प्लेन शीट पे जो भी कोई गॉसियन सरफेस पास होगा उसके आजू बाजू ऊपर नीचे पे कितना आपके पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगा? 0. डन. बट देयर आर स्टिल 2 एंड कैप्स. ये तो पूरा 0 हो गया, बट देयर आर स्टिल 2 एंड कैप्स. ये रही प्लेट आपके पास में. सो दिस इज द एंड कैप एंड दिस इज द एंड कैप. ds भी यहां से जा रहा है इस एंड कैप के लिए और E भी यहीं से ही जा रहा है. इस वाले के लिए ds यहां से जा रहा है और E भी यहां से जा रहा है. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0. सो दैट मींस दैट E डॉट ds cos 0 should be equals to circuital integral of E dot ds. Again, why are you taking this? Gauss's theorem. अब कितने एंड कैप्स हैं? 2. कौन कौन से? एक यहां पर, एक यहां पर. सो दीज 2 एंड कैप्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? phi E. phi का मतलब मैंने अभी आपको बताया था फ्लक्स, और इन स्टेट बोर्ड बुक्स TNEI.
So total number of electric tubes or the electrical flux should be equals to 2 times of circular integral of E dot ds. 2 times क्यों आया? E dot ds इसके लिए मतलब E dot ds is equals to q by epsilon naught plus E dot ds is equals to q by epsilon naught. So E dot ds plus E dot ds should be equals to 2 E dot ds should be equals to epsilon naught. So ये वाला पार्ट आ चुका, तो phi e should be equals to 2 dot EA आ गया. सर अब ये A कहाँ से आया? याद करो, जब भी कभी आप सर्कुलर इंटीग्रेशन करते हो ds का, ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाता है? सरफेस एरिया. तो मैंने SA नहीं लिखा, मैंने उसको A लिख दिया शॉर्टकट. A का मतलब एरिया ही होता है. सो व्हाट इज phi? इट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स should be equal to y2 because दो आपके पास में एंड कैप्स हैं और सिलेंडर तो जीरो हो चुका है. E इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड A इज द एरिया. ओके, और phi A should be equals to circular integral of E dot ds should be equals to q by epsilon naught. Gauss's theorem. So phi E should be equals to क्या हो जाएगा? 2EA should be equals to be q by epsilon naught. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. So what will you get? 2E should be equals to q by A epsilon naught. ये यहाँ पर आ जाएगा A वाला पार्ट. अब q by A क्या होता है? याद करो, मैंने अभी जस्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, q by A is known as surface charge density which is shown by the symbol sigma. So E should be equals to q by 2A epsilon naught. q by A कितना हो जाएगा? सिग्मा. ये मैंने यहाँ लिखा है surface charge density. So E is equals to sigma by 2 epsilon naught. Guys, very important derivation. Because इसके बाद में जो next derivation है, ये तो the great grandfather of all the derivations. And post than this, directly capacitance आप चालू कर सकते हो. It's very simple topic. So E should be equals to sigma by 2 epsilon naught. Okay. So ये आ चुका आपके पास में. Now remember, this is for a very thin sheet. Very thin sheet. मतलब जैसे पेपर होता है ना, पेपर में थिकनेस ही नहीं होता, लेकिन मेटल की शीट्स में तो थिकनेस होती है, इतनी मोटी मोटी शीट्स आती हैं. सो दैट मींस दैट यदि जैसे ये मेरा हैंड है, नाउ ऑफ कोर्स दिस आई कैन नॉट से नेग्लिजिबल, दिस आई कैन नॉट से नेग्लिजिबल, बट पेपर में ऑफ कोर्स ये वाला साइड नेग्लिजिबल होता है. ओके, अब यदि कोई मेटल शीट होगी तो इसका मतलब है ये वाला साइड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जो थिकनेस है आपका. तो इसका मतलब है इस तरफ में 2 गॉसियन सरफेस और इस तरफ में 2 गॉसियन सरफेस बन जाते हैं. Right, so that means that for thick metal plate you simply need to do what? Because इस बार thickness भी है, अभी तक तो thickness था ही नहीं, आपने बस एक साइड यहाँ का ले लिया था, एक साइड यहाँ का ले लिया था. But problem is if there is a thick metal plate like this or say something like this, in this case इस तरफ का और ये जो येलो वाले सेक्शन का राइट हैंड साइड वाला, इस तरफ का 2 और ये ब्लैक वाले साइड का 1 और ब्लैक वाले साइड का इस तरफ का 2. So total कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 times, right? So for thick metal plate, charge should be equals to sigma into 2 times. So hence E into 2A should be equals to sigma into 2A, multiplying both the sides by 2A, cancelling it out. तो E की वैल्यू कितनी बचेगी? That is sigma by epsilon naught. But remember, this sigma by epsilon naught is only to be taken when there is a thick metal sheet. If the metal sheet is not thick and if it is thin, then sigma by 2 epsilon naught. So very important, thin metallic sheet, sigma by 2 epsilon naught, thick metallic sheet, sigma by epsilon naught. That's so simple. Now let's start with the most important derivation and the last derivation for today, and that is electrical field intensity due to 2 thin infinite sheets of charge. Electrical field intensity due to 2 thin infinite sheets of charge. 2 thin infinite sheets है चार्ज के लिए. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पर एक शीट बना दिया है, बहुत पतला सा शीट है, यहाँ पर भी एक पतला सा शीट बना दिया. एंड लेट्स इमेजिन दैट दिस शीट हैज आल्सो गॉट अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. दिस शीट हैज आल्सो गॉट अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. नाउ व्हाट विल हैपन? और मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया बीच में. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, विद दिस डेरिवेशन कैन यू सी R? इसका मतलब है यहाँ पर अपने को वो लाइन वाले पार्ट में फर्क पड़ रहा था
आपको सो कॉल्ड स्फीयर के अंदर रेडियस से फर्क पड़ रहा था, बट क्या आपको प्लेन शीट में उसका साइज से कहीं फर्क पड़ता है? दैट मीन्स दैट यहां पर आ जाता है फॉर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ इट. दैट्स सो सिंपल. ओके, नाउ सो लेट्स कम बैक टू these two plates. ये रही प्लेट ए, ये रहा प्लेट बी. अब प्लेट ए के अंदर पॉजिटिव चार्जेस से, हमेशा अभी आपको सिखाया था, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी? बाहर, आउटसाइड, लाइक दिस. करेक्ट? सो दैट मीन्स दैट इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस कहाँ जाएंगी? यूनिफॉर्मली, क्योंकि सबके सब इक्वली स्पेस्ड हैं, लाइंस पैरेलल जाएंगी आउटवर्ड्स. इस तरफ से लाइन बाहर जाएगी, इस तरफ से लाइन इस तरफ में जाएंगी, इस तरफ से लाइन इस तरफ में जाएगी, लाइक दिस. नाउ मैंने जानबूझ के 3 रीजन्स बना दिए हैं. वन इज द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट ए, अनदर इज इन बिटवीन प्लेट ए एंड बी, अनदर इज आफ्टर द पॉइंट और आफ्टर द प्लेट बी. ओके, 3 रीजन्स बन गए. अब रीजन केस नंबर 1, मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, मतलब फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? सिंगल शीट के लिए आपको मालूम है. अब मान लेते हैं कि ये एक जोन बना देता हूं. ये है लाइन मेरे पास में 0, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टू द लेफ्ट इज कंसिडर्ड नेगेटिव, टू द राइट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दैट मीन्स इस लाइन के जो भी लेफ्ट में जा रहा होगा नेगेटिव, इस लाइन के जो भी राइट में जा रहा होगा पॉजिटिव. अब आप खुद चेक करो, यदि आप फर्स्ट रीजन में खड़े हो, तो जो ए प्लेट है, ए प्लेट की इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में. दैट मीन्स फाई विल बी इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विल बी नेगेटिव. सो EA मतलब ये हो जाएगा माइनस EA. और यदि आप फर्स्ट रीजन में खड़े हो तो बी वाला भी तो कुछ फील्ड भेज रहा होगा, किस डायरेक्शन में? ऑन टू द लेफ्ट. सो दैट मीन्स दैट इट विल बी माइनस EB. तो देखो मैंने यहां पर लिखा है E फर्स्ट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस EA माइनस EB. माइनस साइन क्यों लिया? बिकॉज यू आर गोइंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. माइनस EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी आपने बताया था थिन शीट के लिए माइनस सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B by 2 एप्सिलॉन नॉट. Let's take out minus 1 by 2 epsilon naught common outside. So what will it remain finally? That is sigma A. My fault, sorry. That is sigma A plus sigma B. अंदर बचेगा. Let's now talk about the case number 2. Let's assume that I am right now in between this region. मैं इसकी और इसके बिल्कुल बीच में हूँ. बीच में मतलब एकदम सेंटर पे नहीं, कहीं इधर उधर कहीं पर भी हूँ. इस केस में क्या होगा? अब की बार A लाइंस भेज रहा है यहां पर इस तरफ में, और B कहां भेज रहा है? इस तरफ में, क्योंकि यदि मैं सेकंड पर होऊंगा तो मुझे B से यहां से लाइंस आ रहे होंगे और ये यहां से. सो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव, while EB will be negative. So this case will be E second should be equals to sigma A by 2 epsilon naught minus sigma B by 2 epsilon naught. ये भी हो गया. Or it should be equals to 1 by 2 epsilon naught common taken outside. That means sigma A minus sigma B. No problem. Let's move on to case number 3. केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा? यदि आप यहां पे खड़े हो तो B की फील्ड्स ऐसे आएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में और A की फील्ड भी ऐसी आएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो केस क्या बनेगा? EA plus EB. That means sigma A by 2 epsilon naught plus sigma B by 2 epsilon naught. It should be equals to 1 by 2 epsilon naught bracket sigma A plus sigma B. That's all. It's done and it's it. But this is not the end of the derivation because यहाँ पर कुछ गेम चेंज हो जाता है. Let's say a special case लेता हूँ मैं. Now what is the special case? Special case is something like this. Suppose करो सिग्मा A को मैंने सिग्मा A ही रहने दिया, बट सिग्मा B को मैंने माइनस ऑफ सिग्मा A ले लिया. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो ऐसा ही है, बट जो सिग्मा B है, मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी. मैंने उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट ले लिया, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट क्या हो गई है? नेगेटिव.
इसका मतलब है ओके, नाउ ये प्लेट तो है पॉजिटिव मेरे पास में, and this will be known as the sigma A plate, and this will be known as what? The minus charges. करेक्ट, और ये मैंने ले लिया माइनस सिग्मा ए। इसका मतलब है जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब क्या होगा, इन दिस केस कुछ नहीं करना आपको डेरिवेशन में, वेरी सिंपल, जहां जहां पर सिग्मा ए आ रहा है इन तीनों केसेस में वहां वहां पर आप सिग्मा ए डालोगे, बट जहां पर भी आपको सिग्मा बी दिखाई दे रहा है वहां पर माइनस सिग्मा ए डालना। सो फॉर दिस केस क्या बन जाएगा ये, फॉर केस नंबर 1 के लिए, आई एम सॉरी माय फॉल्ट, लाइट गई। सो फॉर केस नंबर 1 के लिए द केस इज गोइंग टू बी व्हाट, सिग्मा ए इज गोइंग टू बी सिग्मा ए, सिग्मा बी इज गोइंग टू बी माइनस सिग्मा ए, sigma a minus sigma a cancel, answer is what, 0. For case number 2, केस नंबर 2 मतलब यहां पर सिग्मा ए की जगह पर सिग्मा ए एंड माइनस सिग्मा बी की जगह पर क्या डालूंगा, माइनस सिग्मा ए। तो सिग्मा ए माइनस माइनस सिग्मा ए विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 cancel, in between केस नंबर 3 कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस वापस से माइनस सिग्मा बी कैंसिल, आंसर इज 0. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड दिस बिकम्स द बेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज कैपेसिटर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब भी कभी आपके पास में दोनों सेम प्लेट्स होंगी तो ये 3 केस होंगे, बट यदि आपके पास में एक केस पॉजिटिव है और बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट एक प्लेट नेगेटिव है, देन जो बीच वाला रीजन होगा वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, sigma by epsilon naught. That means in between the two plates, if they are charged equally and opposite, then the electrical field intensity will remain constant, and that is sigma by epsilon naught. That's all. But in region 1 and 3 it will become what, 0 if they are equal and opposite. So guys, this is all from my side. Do, by the way, write if you want a particular topic to be completed first or second. Tomorrow I am going to start lecture on, because I think solutions already हम लोगों ने खत्म कर लिया था. If not, then please do comment or let me know whether हुआ था या नहीं हुआ था, because even I don't remember. Also, by the way, comment in the same comment that if you want the organic things to start, or do you want physical or inorganic to continuously go on. If you want, then I can start the 3rd chapter, that is chemical kinetics or electrochemistry, or if you want organic chemistry to be started, so let me know in the comments whether should I start with organic. Okay, thank you guys so much from my side. See you, over and out from now. Bye.